डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। क्या आपने कभी विचार किया है कि आधुनिक युग में अधिकांश रिश्ते अस्थिर क्यों हो गए हैं? हमारी सर्वश्रेष्ठ मंशाओं के बाद भी गलतफहमियां उभर आती हैं, रिश्तों की डोर कमज़ोर पड़ जाती है। समस्या ना तो भावनाओं की कमी है, ना ही प्रयासों की। इसका असली कारण यह है कि हम मूलभूत सत्य को अनदेखा कर बैठते हैं। दरअसल वास्तविक संवाद का मूल्यांकन बोले गए शब्दों से नहीं, सुने गए शब्दों से होता है। जरा सोचिए, स्कूल से कॉलेज तक हमें वाद विवाद, भाषण, समूह चर्चा एवं रचनात्मक लेखन जैसी गतिविधियों के माध्यम से बोलने और लिखने की कला को बेहतर बनाने का भरपूर अवसर मिलता है, किंतु हमें शायद ही कभी सुनने की कला सिखाई जाती है। परिणाम स्वरूप हम में से अधिकांश निष्क्रिय या चयनात्मक श्रोता बन जाते हैं। हम केवल वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपनी धारणाओं, पूर्वग्रहों या उस क्षण की मनोदशा के आधार पर बातचीत का निष्कर्ष भी निकालते हैं। दूसरों को समझने की बजाय हम प्रतिवाद की तैयारी में लग जाते हैं। बातों में तर्क तो होता है, परंतु सहानुभूति का अभाव रह जाता है। प्रसिद्ध कहावत है, अधिकतर लोग समझने की मनसा से नहीं सुनते, वे प्रत्युत्तर देने की मनसा से सुनते हैं। आज जब रिश्ते जटिल व तनावपूर्ण हो, वास्तविक श्रवण शब्दों को सुनने तक सीमित नहीं होता। इसका अर्थ है संदेश को पूर्ण रूप से आत्मसात करना, गैर मौखिक संकेतों का अवलोकन करना और अभिमत को स्थगित कर स्पष्टता व सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देना। कई बार इसका तात्पर्य चुप रहना भी होता है, क्योंकि अक्सर शब्दों से अधिक अर्थपूर्ण मौन होता है। वास्तविक श्रवण का एक प्रखर उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है। ऋषि वेद व्यास के शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध का दर्शन प्राप्त हुआ था। एकात्मकता व निष्पक्षता के साथ उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं का वर्णन किया। विशेष रूप से उन्होंने श्री कृष्ण अर्जुन के बीच हुए संवाद को ध्यानपूर्वक सुना। संजय की एकाग्रता के कारण भगवत गीता का ज्ञान हमें उपलब्ध हुआ और आज भी मानवता को प्रेरित करता है। उनका उदाहरण दर्शाता है कि श्रवण निष्क्रिय नहीं होता, यह हृदय की स्वीकृति से संपन्न एक पवित्र कर्म है। श्रवण चुनिंदा लोगों को प्रदत्त वरदान नहीं है, इसे हम सभी विकसित कर सकते हैं। आइए जानें कुछ सरल एवं प्रभावकारी प्रक्रियाएं। पहला, दूसरों को अविभाजित ध्यान दें और उस समय अन्य कार्य ना करें, ताकि वक्ता को लगे कि उनकी बातें आपके लिए मूल्यवान हैं। दूसरा, जब बातचीत आमने सामने हो तो आँखों का संपर्क बनाए रखें। वक्ता को बिना टोके बात कहने दें। तीसरा, गैर मौखिक संकेतों को समझना भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि स्वर का उतार चढ़ाव, चेहरे की प्रतिक्रियाएं एवं देह भाषा। चौथा, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से अलग अन्य के दृष्टिकोण को निष्पक्षता के साथ ग्रहण करें। पांचवा, अनचाहे सुझाव देने से पहले संयम बरतना ही बुद्धिमानी है। कहने को कुछ सार्थक ना हो तब
मौन सबसे सम्मानजनक है। नियमित अभ्यास से ये आदतें संवाद में सुधार लाती है, बल्कि अंतःक्रिया को सुदृढ़, मधुर एवं अर्थपूर्ण बना देती हैं। अंततः श्रवण एक दुर्लभ्य उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। कदाचित यही कारण है कि प्रकृति ने हमें दो कान और एक मुंह दिया, ताकि हम सुने अधिक और बोलें कम। यह घटना दक्षिण अफ्रीका की संसद की है। देश का नया संविधान तैयार किया जा रहा था। राबिन द्वीप जेल में 18 साल बिताने के बाद मंडेला अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन चुके थे। वे हेलीकॉप्टर से संसद पहुँचे। मंडेला वहाँ सांसदों और अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे कि उनकी नज़र भीड़ में खड़े क्रिस्टो ब्रॉन्ड पर पड़ी। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मंडेला की कारावास अवधि के दौरान रॉबिन द्वीप जेल के वार्डन थे। उन्होंने ब्रांड को बुलाया और सभी से परिचित कराते हुए बोले, आप जानते हैं कि यह व्यक्ति कौन है? यह व्यक्ति मेरे जेलर थे। जेल में ये मेरे दोस्त थे। यह सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जब मंडेला रॉबिन जेल पहुंचे तो ये ब्रॉन्ड महज 18 साल के थे। वे मंडेला पर सख्त निगरानी रखते थे, लेकिन धीरे धीरे वे मंडेला से प्रभावित हुए और दोस्ती ऐसी बनी कि ब्रांड मंडेला के पसंदीदा ब्रेड और पसंद की चीज़ें छुपाकर अंदर लाने लगे। वे मंडेला की नवजात पोती को भी अंदर ले आए ताकि वे उसे दुलार सकें। राष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर होने के बावजूद मंडेला ने अपने और क्रिस्टो के बीच दोस्ती के रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। एक ऐसा रिश्ता जो रॉबिन द्वीप की जेल में विकसित हुआ था। वृद्ध माता पिता का अकेलापन दूर करने के लिए आज कल बच्चे कई प्रकार के भौतिक साधन जैसे मोबाइल, टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं आदि उपलब्ध करा देते हैं। ये चीज़ें कुछ हद तक उनका टाइम पास कर भी देती हैं, लेकिन उन्हें सच्चा सुख अपनों के साथ परिवार के बीच रहने से मिलता है। जब बुजुर्ग माता पिता घर में अपने परिजन को देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। पोते पोतियों की किलकारियाँ उनके जीवन में नए उत्साह का संचार करती हैं। जब बच्चे उनके साथ खेलते और वक्त बिताते हैं तो उन्हें असीम आनंद मिलता है। बुजुर्ग होने पर बेबस नहीं, सक्रिय रहें। यह स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। यदि आप प्रकृति प्रेमी गृहिणी हैं और अपने शौक के साथ आय बढ़ाना चाहती हैं तो बागवानी से जुड़ जाएं। ज़ीरो इन्वेस्ट से आप अपनी बालकनी से यह शुरुआत कर सकती हैं। बेकार पड़े प्लास्टिक के डिब्बों को मनचाहे पेंट कर पौधे लगा सकती हैं। मैं अपने महिला ग्रुप में हर माह एक सदस्य को अपने हाथ से पेंट किया हुआ गमला पौधा लगाकर देती हूँ। लेखन कार्य भी जारी है। 4 किताबें लिख चुकी हूँ। ये है हरियाणा के 76 वर्षीय राम किशोर शर्मा। अब तक दौड़, जेवलिन थ्रो में कई नेशनल इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 100 मीटर की दौड़ में घायल हो गए थे। इसके कारण रेस छोड़नी पड़ी, लेकिन हौसला जिंदा रखा।
2024 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप सिंगापुर में कांस्य पदक जीता। इसी साल फरवरी में राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। स्टॉप।